बाकी बहुत सारी ख़बरें जो हैं उन पर जाएँ उससे पहले आप लोगों को ये एक फ़ोटो दिखा देता हूँ जो कल से सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है हमारे इंडिया में। स्क्रीन पर आप देख ही रहे होंगे। एक तो इसमें से शोएब अख्तर हैं, पाकिस्तान के मशहूर बॉलर। दुनिया में इनका रिकॉर्ड है सबसे तेज़ फेंकने का। आज तक फेंकने में इनको कोई भी नहीं पीछे छोड़ पाया। और हाँ, ये अनाप शनाप कमेंट मत करना नीचे आकर, मैं यहाँ क्रिकेट की बात कर रहा हूँ सिर्फ। तो क्रिकेट में बॉलिंग के मामले में अभी तक का इनका सबसे तेज़ फेंकने का रिकॉर्ड है। फ़िलहाल ये जो फ़ोटो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, लोग बार बार इसको अपलोड कर रहे हैं और इस पर तरह तरह के ओपिनियन रख रहे हैं। उसकी वजह शोएब अख्तर नहीं है, बल्कि हमारे खुद के देश के ये जो दूसरे खिलाड़ी खड़े हुए हैं वीरेंद्र सहवाग, ये हैं। पिछले एक लंबे वक्त से देखा गया था कि इनके तेवर कुछ बदले बदले नज़र आ रहे थे, इनके ओपिनियन कुछ बदले बदले नज़र आ रहे थे। इंडिया, भारत, हिंदुस्तान वाला जो मैटर चला था कि नाम क्या होना चाहिए भारत का, इंडिया होना चाहिए, भारत होना चाहिए, उस पर भी इन्होंने टिप्पणी की ही थी। इन्होंने कहा था कि भाई भारत ही होना चाहिए क्योंकि इंडिया में जो है गुलामी वाली फीलिंग आती है। तो जिस तरह के इनके तेवर थे उससे ये लग नहीं रहा था कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर ही ये इस गेटअप में भी नज़र आ सकते हैं। ये जो अरबियों का, मुस्लिम अरबियों का ये जो लिबास है इस तरह से पहन सकते हैं। फ़िलहाल ये वहाँ पर दोनों लोग गए हुए हैं इस वक्त। एक लीग चल रही है क्रिकेट की, उसका प्रोग्राम था, उसमें ये इस तरह से नज़र आए थे। लेकिन जाहिर है जब आप जिस तरह की बातें करते हैं लोग आपसे वैसे ही एक्सपेक्ट करते हैं। तो अब जब इस गेटअप में ये नज़र आएँ तो अपने अपने हिसाब से लोग जो है मज़े ले रहे हैं। कोई कह रहा है शेख वीरेंद्र सहवाग जी हैं फिल हिंद, तो कोई कह रहा है कि भाई पैसे की वजह से इंसान क्या क्या कर सकता है, तो कोई कह रहा है भाई उनकी अपनी मर्ज़ी है, वो जो चाहें वो करें। फ़िलहाल हमारा भी इससे कोई लेना देना नहीं है, हमारा काम सिर्फ यहाँ पर रखना है चीज़ को। बाकी आप लोग देख सकते हैं वायरल हो रही थी, हमने कहा लाओ ये भी आप लोगों को दिखाई दें। इसके अलावा ख़बरों पर जाने से पहले एक और फ़ोटो दिखाता हूँ। ये कुछ तस्वीरें हैं जो गाज़ा से आ रही हैं। गाज़ा के अंदर आपको पता है कितने ज़्यादा बुरे हालात चल रहे हैं। ज़्यादातर लोगों के पास तो घर भी नहीं है, हज़ारों लोग जान गंवा चुके हैं, ज़्यादातर जिसमें बच्चे और औरतें शामिल हैं। खाने तक के लिए लाले पड़े हुए हैं। मगर ज़ाहिर है इंसान खुशी के मौके, खुशी के लम्हात खुद ढूंढ लेता है, या ये कहिए खुद बना लेता है। ऐसे ही बुरे माहौल में, डरावने माहौल में ये एक शादी हुई है जिसकी कुछ जो विजुअल्स हैं, फ़ोटोज़, वीडियोज़ वगैरह सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे। ट्विटर पर मैंने देखे तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करना चाहिए। बात करें ख़बरों की तो सैटरडे का दिन था कल, और कल का दिन जब से ये जंग शुरू हुई है तब से ही दुनिया भर में प्रोटेस्ट के लिए जाना जाता है। दुनिया के ज़्यादातर इलाकों में फ़िलिस्तीन के लिए, फ़िलिस्तीन की सपोर्ट में जुलूस निकलते हैं, रैलीज़ वगैरह निकलती हैं, प्रोटेस्ट होते हैं। तो वहीं इसराइल के अंदर भी खुद इसराइल के ही ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट होते ही हैं। आखिरी दिन भी बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है। सोशल मीडिया पर दिखाया जा रहा था कि इसराइल का जो शहर है तल अवीव, उसमें जो प्रोटेस्ट हो रहा था गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ और नेतन्याहू के ख़िलाफ़, मतलब गवर्नमेंट को गिराने के ख़िलाफ़ इस नई वाली, और नेतन्याहू को गिराने के ख़िलाफ़, नेतन्याहू को गद्दी से उतारने के लिए। तो ये वायलेंट हो गया थोड़ा। इसमें आगजनी वगैरह हुई, लाठीचार्ज की भी ख़बरें आईं। पुलिस ने ज़बरदस्ती इनको कंट्रोल करने की कोशिश की, मार और लाठीचार्ज वगैरह के ज़रिए से, मारकाट के ज़रिए से। और बहुत सारे लोगों को फोर्सफुली अरेस्ट वगैरह भी किया है, ये भी खबरें आ रही थी और फ़ोटोज़ वीडियोज़ भी आए थे। इसके अलावा जब एक तरफ ये हो रहा है तल अवीव के अंदर, दूसरी तरफ नेतन्याहू का बयान भी आया है। नेतन्याहू ने कहा है कि राफा ऑपरेशन किए बगैर हमारी विक्ट्री अधूरी है, मतलब हमारी जीत अधूरी है। पहली चीज़ तो पता नहीं इस बंदे को किसने गलतफहमी में डाल दिया कि ये जीत गया है। दूसरी चीज़ रफ़ा के बारे में, जैसा कि आपको पता होगा कई दिनों से अलग अलग चैनल पर आप देखते आ रहे होंगे, इसराइल हमला करना चाहता है, लेकिन जितने भी लोग बेघर हुए हैं वो ज़्यादातर सड़क के खिसक के लास्ट में पहुंच गए हैं। और रफ़ा का जो इलाका वो लास्ट में ही पड़ता है गाज़ा पट्टी के, मतलब इजिप्ट वाले बॉर्डर पर। तो अब वहाँ पर एक साथ 14-15 लाख के करीब लोग जमा हो चुके हैं। अब आप सोचिए छोटे से इलाके में अगर इतने लोग होंगे और वहाँ पर अगर अटैक वगैरह किया गया, कार्रवाई की गई, तो कितने ज़्यादा लोगों की मौत होगी और कितनी ज़्यादा अफरा तफरी का माहौल बन जाएगा। तो दुनिया भर के लोग चेता रहे हैं इसराइल को कि ऐसा ना करो। इवन अमेरिका वगैरह, यूरोपियन देश भी वार्निंग दे रहे हैं कि ये बहुत बड़ी भूल होगी। तो ऐसे माहौल में नेतन्याहू दूसरी तरफ ये कह रहा है कि रफ़ा में ऑपरेशन किए बगैर तो हमारी जीत अधूरी रह जाएगी, हमारी विक्ट्री अधूरी है। बाकी दोस्तों, इसराइल किस तरह से जीत रहा है, किस लेवल का जीत रहा है, इसका एक और सबूत मैं आपको दिखा देता हूँ। खबर ये है कि इसराइल की एक बहुत ताकतवर और मजबूत ब्रिगेड में से एक टुकड़ी है, एक ब्रिगेड है जिसका नाम है गिवाती ब्रिगेड। इसने दोबारा गाज़ा में लड़ने जाने के लिए मना कर दिया है। नेतन्याहू और उसकी फ़ौज के जो जुड़े हुए बड़े बड़े लोग थे वो ये कोशिश कर रहे थे कि गाज़ा में जो एक बार फिर से हालात बन रहे हैं दोबारा जंग के, क्योंकि धीरे धीरे सिमटना शुरू कर दिया था, अब फिर से हालात बन रहे हैं,
तो ये कोशिश ये कर रहे थे कि अब धीरे धीरे अपनी टुकड़ियों को दोबारा भेजा जाए रफ़ा वगैरह पर ऑपरेशन वगैरह करने के लिए। तो गिवाती नाम की एक ब्रिगेड है, उसे ये भेजने की तैयारी कर रहे थे। उसने मना कर दिया साफ कि हम नहीं जाएंगे दोबारा, तुम लोग हमारे साथ खिलवाड़ कर रहे हो, हमारे साथ धोखा कर रहे हो, हमारी जो मेंटल स्थिति है, जो मेंटल हालत है, वो इस काबिल नहीं है कि हम दोबारा जाकर लड़ सकें, क्योंकि पहले ही इतना सब कुछ गड़बड़ हो चुका है। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि इस ब्रिगेड का दूसरी ब्रिगेड्स की तरह ज़्यादातर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, बहुत सारे लोग इनके मर गए थे। तो इन लोगों ने किया ये था कि ऊपर प्रेशर बना के, मतलब बातचीत करके, इस बात के लिए आला कमान को राज़ी कर लिया था कि हमें भाई वापस भेज दिया जाए। हमारे ज़्यादातर फ़ौजी मानसिक तौर पर संतुलन खो चुके हैं और अब इस हालत में नहीं है कि वो लगातार जंग कर सकें। तो ये लोग मान भी गए थे और इन्होंने उसको वापस भेज दिया था। अब फिर से भेजना चाह रहे हैं तो अब ये मना कर रही है इनकी फ़ौज की ये ख़ास टुकड़ी। जबकि मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि ये जो टुकड़ी है ये सबसे ताकतवर और मजबूत टुकड़ियों में आती है। तो उनका ये हाल है। और नेतन्याहू दूसरी तरफ क्या कह रहा है कि हम जीत रहे हैं लेकिन हमारी जीत अधूरी है रफ़ा के बगैर। बाकी चलते चलते आप लोग इस नमूने से भी मिलते जाइए। आप लोग जानते ही होंगे बेन गवीर नाम है, पहले भी मैं आपको कई बार मिलवा चुका हूँ, बाकी न्यूज़ वगैरह में भी आप ज़्यादातर इसको देखते ही रहते होंगे। इजराइल का नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर है, लेकिन वहाँ की सिक्योरिटी को अगर सबसे ज़्यादा खतरा किसी बंदे से है, वहाँ की सिक्योरिटी को सबसे ज़्यादा कोई डिस्टर्ब करता है, तहस नहस करता है, ऐसी तैसी करता है, तो वो यही इंसान है। पता नहीं किस बेवकूफ़ ने इसको नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर बना दिया है। अब इसका बयान आया है जिसमें इसने ये मांग की है इजरायली गवर्नमेंट से कि वेस्ट बैंक के इलाके में जो मस्जिद अक्सा है, रमज़ान का महीना आ रहा है, तो यहाँ के मुसलमानों को, मतलब फ़िलिस्तीनियों को वेस्ट बैंक के मस्जिद अक्सा के अंदर जाने की इजाज़त ना दी जाए। वैसे आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि 7 अक्टूबर यानी जब से ये जंग शुरू हुई है, वैसे भी वहाँ पर जुमा वगैरह प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। जुमा वगैरह की नमाज अदा करने के लिए ये वेस्ट बैंक के इलाके में रहने वाले फ़िलिस्तीनियों को मस्जिद अक्सा में एंटर नहीं होने दे रहे हैं। और अब ये डिमांड कर रहा है कि रमज़ान का महीना आ रहा है तो रमज़ान में इन लोगों को एंट्री ना दी जाए, मतलब जो माहौल वगैरह बनता है एक बढ़िया सा वहाँ पर वो ना बनने दिया जाए। वैसे आपको बता दूं कि इस जंग से पहले भी वेस्ट बैंक के अंदर जितने भी दंगे वगैरह होते रहते हैं, फसाद होते रहते हैं, उन सब की जड़ यही बंदा है। हर दूसरे तीसरे दिन, हर दूसरे हफ्ते, हर तीसरे हफ्ते ये बंदा अपने एक ग्रुप को लेकर पहुंच जाता है वेस्ट बैंक के इलाके में और मस्जिद अक्सा के इलाके में जाकर मुसलमानों को भड़काता है, मुसलमानों को उकसाता है। कभी बयान देता है कि हम 3rd टेम्पल बनाएंगे, कभी ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो सारे फसाद की जड़ यही बंदा है और इस पर कई बार अमेरिका वगैरह तक वार्निंग दे चुका है नेतन्याहू को, इस बंदे की वजह से। अब आप लोग सोच सकते हैं कि जब अमेरिका जैसा वफादार दोस्त वार्निंग दे रहा है कि इसको कंट्रोल में रखो, तो ये किस लेवल का बुरा आदमी होगा। खबर दोस्तों एक ब्रिटेन से भी आ रही है। यूके ने चाइना से बात की है और उससे कहा है कि भाई तुम्हारा तो बड़ा अच्छा दोस्ताना है ईरान के साथ, बहुत अच्छी जमती है, तो भाई तुम हमारी तरफ से हमारे ऊपर ये एहसान करो और तुम हमारी तरफ से ईरान से बात करो। ईरान से कहो कि वो हूतीज़ जो हैं, जो रेड सी में तबाही मचाए पड़े हैं, इतने दिनों से परेशान कर रहे हैं हम लोगों को, वहाँ पर थोड़ा थम जाएं, वो लोग ऐसा ना करें। वैसे सोचने वाली बात है कि इन लोगों ने, मतलब अमेरिका और ब्रिटेन ने लगातार एयर स्ट्राइक्स वगैरह भी की हैं और बड़े बड़े दावे किए हूतीज़ को लेकिन ये कुछ बिगाड़ नहीं पाए उनका। वो अभी भी लगातार हमले कर रहे हैं और अब ज़रूरत ये पड़ गई कि चाइना तक को फ़ोन मिलाना पड़ रहा है कि भाई चाइना तुम हमारी तरफ से बात करो। जब एयर स्ट्राइक्स से वो लोग कंट्रोल नहीं हो पा रहे हैं, डायरेक्ट हमले वगैरह करने से कंट्रोल नहीं हो पा रहे हैं, तो इतनी लंबी लग्गी लगा रहे हो तुम, कहाँ चाइना, कहाँ ईरान, फिर ईरान से उधर, तो इतने लंबे कनेक्शन में तो वैसे भी वो नहीं सुनने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों एक खबर अरब लीग से जुड़ी हुई भी है। अरब लीग एक समूह है, एक ग्रुप है, जैसा कि UN है, दुनिया भर के देश उसमें शामिल हैं। OIC है, मुस्लिम देशों का ग्रुप है। अरब लीग अरब देशों का ग्रुप है और जब अरब बोल दिया मैंने तो उसमें ज़्यादातर मुस्लिम ही देश हैं। अरब लीग ने 7 ऐसे समूह, 7 ऐसे ग्रुप, या ये कहिए कि 7 ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को सिलेक्ट किया है इजराइल की, कि जिनको वो एज अ टेररिस्ट कंसीडर करेंगे, मतलब एक टेररिस्ट की लिस्ट में डालेंगे, ब्लैक लिस्ट में डालेंगे। और ये वो ग्रुप हैं जो वेस्ट बैंक के इलाके में ऊदम काटते हैं, आए दिन से दूसरे जो फ़िलिस्तीनी हैं उनकी ज़मीन पर कब्जा कर लेते हैं, उनके साथ वायलेंस करके ज़बरदस्ती उनसे उनकी ज़मीन छीन लेते हैं, मस्जिद अक्सा में जाकर मुसलमानों को उकसाते हैं, तोड़फोड़ करते हैं। और इसके अलावा भी जितने दंगे फसाद होते हैं उसकी ये जो वजह बनते हैं, ये वही 60 ग्रुप हैं जिनको चिन्हित किया गया है, सिलेक्ट किया गया है अरब लीग की तरफ से। और बहुत जल्द ही ये मुमकिन माना जा रहा है कि ये लोग उन 60 जो ग्रुप हैं उनको टेररिस्ट की लिस्ट में डाल देंगे। खबर रशिया के पुतिन से भी जुड़ी हुई आ रही है। जो पुतिन है राष्ट्रपति, उन्होंने मिडिल ईस्ट में हमास समेत जितने भी ऐसे और ग्रुप हैं जो नॉन स्टेट एक्टर माने जाते हैं, हमास, हूती, हिजबुल्लाह, जो भी इस तरह के ग्रुप हैं, उन सबको मॉस्को इनवाइट किया है, रशिया आने की दावत दी है। अब ये ऐसे वक्त में कि जब ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि रशिया यूक्रेन जंग में एक बार फिर से भारी पड़ने लगा है, अमेरिका में इलेक्शन है, वैसे ही वो परेशान चल रहा है बाइडन, यूरोप भी काफ़ी परेशान है कि कहीं अगर ट्रंप आ गया
तो हमारा क्या होगा, क्योंकि ट्रम्प के आने का मतलब सीधा सा ये है कि जो ये नेटो की पूरी फंडिंग वगैरह चल रही है ये कटेगी ही कटेगी। पता नहीं क्या वजह है कि जो ट्रम्प है वो इस बात से बहुत चिढ़ता है नेटो वाली से, बल्कि उसने तो पुतिन से हाथ भी मिलाया था, वो तो दोस्ती रखना चाहता है। मैं आपको फिर से बता दूं कि पुतिन अगर आएगा तो रशिया का बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि वो रशिया से जंग के खिलाफ रहा है शुरू से ही। मगर ईरान और चाइना की परेशानियां शुरू हो जाएंगी, क्योंकि वो इधर इन दोनों की पॉलिसी को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट है। इसराइल को भी फ़ायदा होगा उससे, मतलब मिडिल ईस्ट में ईरान और ये लोग परेशान होंगे, फ़िलिस्तीन वगैरह, लेकिन रशिया को फ़ायदा होगा। रशिया की तरफ वो थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखता है। तो यूरोप अलग परेशान है कि अगर एक बार ट्रम्प आ गया तो हमारा क्या होगा, वो तो नेटो को बिल्कुल यूज़लेस कर देगा। तो ऐसे माहौल में अब पुतिन का इन सारे ग्रुप्स को रशिया में इनवाइट करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ज़रूर कोई बड़ी प्लानिंग अंदर ही अंदर चल रही है। फिलहाल आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और साथ ही में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करके रखें, ताकि जब भी मैं इन वीडियो डालूँ तो आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके।